हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने शुरुआत करी थी फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, और हमने फॉरेन ट्रेड के ऊपर डिस्कस किया था कि फॉरेन ट्रेड क्या है, किस प्रकार से जो है चीज़ें आती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज, किस प्रकार से हमारे पास आता है, क्यों हमें आवश्यक होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है आज हम डिटेल में जो है वो डिस्कशंस करेंगे। अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, जो फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा भंडार, क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार और किस प्रकार से ये काम करता है। देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और बताया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करता है। क्योंकि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और ये आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। वी इंपोर्ट एंड वी एक्सपोर्ट। जब हम निर्यात करते हैं तो हमारे पास पैसा आना है, और जब हम आयात करते हैं हमारे पास से पैसा जाना है। अगर मान लीजिए जब हम आयात करते हैं तो हमें क्या करना है, पेमेंट्स करनी है। अब सपोज कीजिए यदि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हमें अपनी करेंसीज को बेचना पड़ेगा। और जब हम अपनी करेंसी को बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि हमारा रुपया क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और इसी को बचाने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें फायदा होगा। क्योंकि जब हम विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण करके करते हैं तो क्या होता है, जब हमें पेमेंट्स करनी है, चाहे वो इंपोर्ट के लिए हो, चाहे वो जो लोन्स लिए हुए हैं उसकी पेमेंट्स करनी हो, यदि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है तो हम क्या करेंगे, उस विदेशी मुद्रा भंडार को बेच सकते हैं और उससे जो है हम अपना लोन चुका सकते हैं या इंपोर्ट की पेमेंट्स कर सकते हैं। दैट इज द रीजन कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो रखा रहना चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो आता किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम विदेशी मुद्रा भंडार को अपने पास रखते हैं। पहली चीज याद रखेगा कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संचयन करता है, भंडारण जिसको हम कहते हैं, वो करता है आरबीआई। आरबीआई जो है वो संचयन करता है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व जो है वो अपने पास रखता है आरबीआई। और यदि हम बात करें आरबीआई की तो किस प्रकार से पैसा आता है, अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास किस प्रकार से आता है, विदेशी मुद्रा भंडार के स्रोत, किस प्रकार से हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार आता है। याद रखिएगा, हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार आता है वो 3 प्रकार से मुख्य रूप से आता है। पहला होता है एफडीआई। जब हमने पहले और चैप्टर्स पढ़े थे, जब मैंने आपको एलपीजी पॉलिसी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि हम एफडीआई के बारे में और एफआईआई के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड। जब हम एफडीआई की बात करते हैं, इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मतलब होता है कि जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है और अपना खुद का प्लांट लगाती है, या तो वो अपना खुद का प्लांट लगाए या किसी इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार इस प्रकार से जो है हमारे पास आता है। जब भी कोई विदेशी कंपनी आएगी तो एफडीआई, जब भी कोई कंपनी आएगी, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करेगी, न्यूनतम जो वो निवेश करेगी, इट विल बी $2 मिलियन। यानी कि कम से कम वो $2 मिलियन जो है वो लेकर आएगी, कम से कम $2 मिलियन, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। पहली चीज। अब एफडीआई आता कैसे है, परमिशन कौन देता है। याद रखिएगा, एफडीआई के लिए परमिशन, किस क्षेत्र में कितना एफडीआई आएगा, इसके लिए जो परमिशन देती है वो देती है भारत सरकार। जैसे आपने देखा होगा कि कभी हम बोलते हैं कि इस सेक्टर में 100% एफडीआई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस सेक्टर में किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में आकर इन्वेस्ट कर रही है, किसी भारतीय कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने की आवश्यकता ही नहीं है।
यानी कि वो आएगी और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देगी। जब हम कहते हैं कि 24% एफडीआई है या 74% एफडीआई है या 49% एफडीआई है, इसका मतलब होता है कि जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करेगी तब उसको किसी इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और उसके साथ मिलकर उसको व्यापार करना पड़ेगा। जैसे हम बात करें होंडाई या कैप जेमिनी, बहुत सी विदेशी कंपनियां हैं जो इंडिया में आई और इन्वेस्ट कर रही हैं, सैमसंग। सो दैट इज कॉल्ड एफडीआई। एक्चुअली पहले हमारे देश में एक डिपार्टमेंट होता था एफआईपीबी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। पहले होता था विदेशी निवेश प्रायोजक बोर्ड, यानी कि ये परमिशन देता था भारत में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन चूंकि इसमें बड़ी सारी समस्या आती थी, भारत सरकार ने अब एफआईपीबी को बंद कर दिया है। 2018 में एफआईपीबी को बंद कर दिया। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है भारत सरकार के अंतर्गत आती है। अब यदि कोई कंपनी 5,000 करोड़ तक यदि कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको परमिशन देता है कौन? आरबीआई। और यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर 5,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए परमिशन देता है हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट कमेटी होती है वो उसके लिए मंजूरी देती है। और किस सेक्टर में किस प्रकार से एफडीआई आएगी इसकी सूचना भारत सरकार। जैसे हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर 100% एफडीआई है, बैंकिंग सेक्टर में 74% एफडीआई है, इंश्योरेंस सेक्टर में अब पहले जो इन्वेस्टमेंट था वो कम था, अभी इस साल के बजट में भारत सरकार ने उसको बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से जो है एफडीआई जो है हमारे देश में जो है इसके अंतर्गत आती है। और अगर हम एफडीआई की बात करें, विश्व में नंबर 1 कंट्री जहां पर सबसे अधिक एफडीआई आती है दैट इज यूएसए, यानी कि विदेश की सबसे अधिक कंपनियां अमेरिका में जाकर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, अपनी खुद की कंपनियां खोलती हैं। दैट इज एफडीआई में नंबर 1 है यूएसए। और अगर हम भारत की बात करें, इंडिया इसमें अभी जो है 11वें नंबर पर है, यानी कि विश्व में जो विदेश की जो कंपनियां भारत में आकर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं उसमें भारत जो है वो 11वें नंबर पर है। और अगर हम एफडीआई की बात करें, भारत में सबसे अधिक जो मैक्सिमम एफडीआई आती है, मैक्सिमम एफडीआई इनकमिंग, भारत में सबसे अधिक जो एफडीआई आती है दैट इज फ्रॉम मॉरिशियस से भारत में सबसे अधिक एफडीआई आता है। और अगर हम बात करें नंबर 2 पर है इसमें सिंगापुर, यानी कि भारत में जो सबसे अधिक एफडीआई आती है मॉरिशस से आती है और नंबर 2 पर है दैट इज फ्रॉम सिंगापुर। और अगर हम बात करें भारत का वो राज्य स्टेट विद मैक्सिमम एफडीआई, भारत का वो राज्य जहां पर सबसे अधिक एफडीआई आती है, नंबर 1 स्टेट इज गुजरात। एक्चुअली पहले जो था इसमें नंबर 1 था महाराष्ट्र, लेकिन अब महाराष्ट्र नंबर 2 पर हो गया है और जो गुजरात है वो नंबर 1 पर हो गया है। यानी कि भारत में अब जो सबसे ज्यादा एफडीआई आती है नंबर 1 स्टेट इज गुजरात। और अगर हम बात करें आउटगोइंग एफडीआई आउटगोइंग, यानी कि भारतीय कंपनियां सबसे अधिक जाकर जहां पर निवेश करती हैं, जहां पर अपनी कंपनियां खोलती हैं, दैट इज नंबर 1 इज यूएसए। नेचुरली बात है, जब यूएसए विश्व में नंबर 1 है तो भारत की कंपनियां भी सबसे ज्यादा यूएसए में जाकर जो है अपनी कंपनीज को खोलती हैं, वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करती हैं। और भारत की अगर हम बात करें, भारत में एफडीआई जो था लगभग 2000 के बाद बहुत तेजी से भारत में जो है एफडीआई का विस्तार हुआ है, यानी कि विदेशी कंपनियों ने इंडिया में आकर जो है बहुत तेजी से अपनी जो प्रचार प्रसार है उसको बढ़ाना शुरू किया है। सो दैट इज द एफडीआई। इस प्रकार से भारत में जो एफडीआई है उसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो आता है। दूसरा होता है सेकेंड इज, जो मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। ये मैं आपको बता ही चुका हूं इसके बारे में। कैपिटल
मार्केट इन्वेस्टमेंट, पूंजी बाजार निवेश, यानी कि विदेश की कंपनियां जो है हमारे देश में आकर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। कहां पर? कैपिटल मार्केट में, हमारी स्टॉक मार्केट में जब हमारी विदेशी कंपनियां आकर इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, दैट इज FII। और FII के लिए जब कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आएगी तो उसके लिए परमिशन देता है सेबी। और लगभग हर रोज हमारे देश में कई लाख करोड़ रुपया जो है FIIs के थ्रू आता भी है और जाता भी है। जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ पर आकर लगातार इन्वेस्टमेंट्स जो है वो करती रहती है हमारे कैपिटल मार्केट में। लेकिन हमारे देश में जो सबसे अधिक जो पैसा आता है दैट इज थ्रू रेमिटेंसेस। सबसे अधिक हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार आता है दैट इज रेमिटेंसेस, जमाई। ये क्या होता है? यानी कि जो भारत के लोग जो विदेश जाकर बस गए हैं या कोई टूरिस्ट इनकम है जो हमारे देश में आती है। माइग्रेशंस, माइग्रेटेड पीपल सेंड मनी टू इंडिया। विदेश जाकर बसे लोग पैसा भारत, जो इंडियंस जो अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, गल्फ कंट्रीज में या जहाँ कहीं भी विदेश में जाकर बसे हुए हैं वहां से हमारे को जो पैसा भेजते हैं। या जो हमारे यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक ये सब जो है हमारे देश में जो पैसा लेकर आते हैं। और अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें, विश्व में वो देश जहां पर सबसे अधिक रेमिटेंसेस आती हैं, वो देश जहां पर विदेश जाकर बसे हुए लोग सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं और उसमें नंबर 1 है इंडिया। अगर हम 2018 की बात करें, भारत में लगभग 79.1 बिलियन डॉलर का पैसा जो है वो भारत आया। 79.1 बिलियन डॉलर के साथ जो भारत है वो नंबर 1 है पेमेंट के मामले। और दूसरे पर है इसमें चाइना, जो लगभग 68 बिलियन डॉलर के आसपास है, यानी कि लगभग हमारे से 11 अरब डॉलर पीछे है। और अगर हम भारत की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंसेस आती हैं, नंबर 1 स्टेट फॉर रेमिटेंसेस दैट इज केरला। भारत में केरला में सबसे अधिक जो रेमिटेंसेस है उसका पैसा आता है, क्योंकि भारत से जो गल्फ कंट्रीज में बहुत से लोग जाकर जो है बसे हुए हैं और केरला से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है गल्फ कंट्रीज में जाकर बसे हुए हैं। वहां से वो पैसा जो है हमारे देश में भेजते हैं और उससे जो है हमारे जो रेमिटेंसेस है वो अपने आप ही क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ये रेमिटेंस की अगर बात करें नंबर 1 है, क्यों है? उसका भी एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम बात करें पलायन में, माइग्रेशन में, यानी कि हमारे देश से जो लोग विदेश जाकर बस जाते हैं, वहां जाकर नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो याद रखिएगा उसमें भी भारत विश्व में नंबर 1 है। माइग्रेशन में, पलायन में विश्व का वो देश जो नंबर 1 है दैट इज इंडिया, भारत। जिस कारण से रेमिटेंसेस में भारत जो होता है वो नंबर 1 पर है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा जो एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है और एक बहुत ही हमारे लिए इनकम का सोर्स भी बन जाता है। तो इन 3 प्रकारों से विशेष रूप से हमारे पास पैसा जो है वो विदेशों से भारत में आता है, चाहे वो FDI हो, चाहे वो FII हो, चाहे वो रेमिटेंसेस हो। अब एक और चीज पर आते हैं। ये हमने बोला किस प्रकार से हमारे देश में पैसा आता है, लेकिन हम रोजाना एक चीज पढ़ते हैं कि हमारा जो डॉलर है वो कम हो गया, बढ़ गया, किस प्रकार से जो डॉलर है वो कार्य करता है। अगर हम डॉलर की बात करें और रुपये की बात करें, हमने अभी देखा कि एट प्रेजेंट जो $1 है दैट इज इक्वल टू अराउंड 70.60 रुपए। 70 रुपए 60 पैसे का $1 है। क्यों है? और हम देखते हैं कि डेली ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ये ऊपर जाता रहता है, कभी ये थोड़ा नीचे आता जाता है। क्यों ऐसा किस प्रकार से होता है? देखिए, अगर हम बात करें डॉलर की रुपए के मुकाबले, एक्चुअली क्या है कि एट प्रेजेंट ना केवल भारत बल्कि विश्व के अधिकांश देशों की जो पैगिंग होती है, जो अपनी करेंसी को जो हम रेगुलेट करते हैं दैट इज US डॉलर करते हैं। 1957
1957 से हमने अपनी पैगिंग जो थी वो डॉलर के अगेंस्ट करी। एक्चुअली इससे पहले हम अपने करेंसी को जो रेगुलेट करते थे वो ब्रिटिश पौंड के अगेंस्ट करते थे, लेकिन 1957 से जब हम आज़ाद हो गए और उसके बाद से हमने जो अपनी करेंसी को जो रेगुलेट करना शुरू किया वो रेगुलेट करना शुरू किया डॉलर के अगेंस्ट। अब जब डॉलर की स्थिति मजबूत होगी तो क्या हो जाएगा, रुपए की स्थिति कमजोर हो जाएगी, और जब रुपए की स्थिति मजबूत होगी डॉलर की स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सिंपल सी एक बात है। देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए हमने आज पेमेंट्स करनी है, हमने इंपोर्ट किया हुआ है उसकी हमने पेमेंट करनी है, हमने लोन्स लिए हुए हैं हमने उसकी पेमेंट्स करनी है, या इसके अलावा हमने किसी और प्रकार की कोई और पेमेंट करनी है। तो क्या होता है, जिस दिन हमें पेमेंट करनी होगी उस दिन क्या हो जाएगा, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रुपए को बेचना पड़ेगा, और जब हमें अपने रुपए को बेचना पड़ेगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही कमजोर हो जाएगी। दूसरी चीज जो एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जिस दिन हमारे पास पेमेंट्स आनी है, हमने जो एक्सपोर्ट किया हुआ है उसकी पेमेंट्स आनी है, या हमने जो लोन्स दिए हुए हैं उसकी हमारे पास पेमेंट्स आनी है, और जब हमारी पेमेंट्स आएंगी उस दिन क्या हो जाएगा, हमारा रुपया जो है वो मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार से डेली जो है जो रुपया जो है वो उसकी वैल्यू जो है डेली जो है वो फ्लक्चुएट होती है। या सपोज कीजिए हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, FIIs में आएंगी, FDIs में आएंगी। अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे रुपए की कीमत क्या हो जाएगी, अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो दैट इज द थिंग। इस प्रकार से हमारी जो करेंसी है उस प्रकार से जो है वो रेगुलेट होती है, कभी ऊपर की तरफ जाती है, कभी नीचे की तरफ जाती है, और डेली के डेली जो है ये चेंजेस जो है वो होते रहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो डेली जो है कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आते ही रहते हैं। किस प्रकार से हमारी जो करेंसी है वो पैगिंग के अगेंस्ट जो है वो रेगुलेट होती है। अभी हमारी करेंसी किसके अगेंस्ट रेगुलेट हो रही है, US डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि एट प्रेजेंट विश्व की जो सबसे अधिक जिसकी करेंसी सबसे अधिक मान्य है कौन सा है, अमेरिकी डॉलर है। और ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा यही बना रहे, हो सकता है जिस प्रकार से हमारा व्यापार चाइना के साथ तेजी से बढ़ रहा है, या जिस प्रकार से चाइना जो है वो तेजी से आगे की तरफ विकास कर रहा है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमारी जो करेंसी है वो US डॉलर के अगेंस्ट रेगुलेट ना होकर चाइनीज युआन के अगेंस्ट रेगुलेट हो जाए। पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल है। सो ये देखा जाता है कि करेंसी किस प्रकार से काम कर रही है, उस देश की इकोनॉमी किस प्रकार से काम कर रही है, और उसी के अंतर्गत जो है जो सारी की सारी चीजें जो है वो काम करती हैं। सो दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज। हमारे देश में किस प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार आता है और उसके अंतर्गत जो है काम होता है। ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन ट्रेड का पार्ट।